शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नया नाम क्या है भाई? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, इसका नया नाम है। यानी कि परिवर्तित करके, कब परिवर्तित किया गया था भाई? तो 4 सितंबर 2024 को ये परिवर्तित किया गया था इसका नाम। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत पोषण की सामग्री उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। आइए आगे देखते हैं। आगे भैया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, फिर वही प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से और 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। भाई इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि बच्चों को मिड डे मील दिया जाए। कहां से कहां तक? एक कक्षा 1 से और 8 तक के बच्चों को पाउडर मिल्क तैयार करके, यानी कि दूध, पाउडर की तरह जो दूध होता है उसको। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या बन गया भैया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हो गया है नया नाम इसका। आइए आगे देखते हैं भाई। आगे आगे है भाई दूध की मात्रा और वितरण। दूध की मात्रा कितनी वितरण की जाएगी, ये इसके बारे में। तो प्राथमिक स्तर पर कितना होगा भाई? बाल गोपाल योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की बात करें, कक्षा 1 से और 5 तक कितना दूध मिलेगा भाई? तो पाउडर मिल्क मिलेगा भाई, यानी कि 15 ग्राम प्रति छात्र, 15 ग्राम प्रति छात्र दिया जाएगा। तैयार दूध कितना भाई? तो 150 ml प्रति छात्र दूध दिया जाएगा। चीनी की मात्रा कितनी है भाई? तो 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा रहेगी। यह है कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक की बात करें भाई, यानी सॉरी कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, तो कक्षा 6 से 8 तक की बात है, पाउडर मिल्क रहेगा 20 ग्राम प्रति छात्र। तैयार दूध कितना मिलेगा भाई? तो मिलेगा 200 ml प्रति छात्र। चीनी की मात्रा रहेगी 10.2 ग्राम चीनी की मात्रा रहेगी। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। अगला है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई? तो विद्यार्थियों को क्यों है भाई इसका उद्देश्य क्या, क्यों है ये, किस प्रकार कही गई है इसके लिए? तो विद्यार्थियों के नामांकन, यानी कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो और उनकी उपस्थिति में क्या हो? वृद्धि हो। इसलिए तो उनको लालच दिया जा रहा है भाई कि मिड डे मील क्या उसके अनुसार आएंगे बच्चे। और जो ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं उनको भी कम किया जाए, उनकी दर में भी क्या हो? कमी आए भाई, उनको भी कम किया जाए, यानी कि बच्चे छोड़कर ना जाए विद्यालय को, और पोषण स्तर को भी सुधारना इसका उद्देश्य है। अगला है बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व भी मिले भाई, जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है भाई गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। क्या है भाई गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना? इसकी शुरुआत अगर बात करें भाई तो 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। लाभान्वित वर्ग कौन सी है भाई? समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए है भाई। तो गार्गी लड़कियों के लिए है भाई। क्या होगा इसमें भाई, क्या मिलेगा? तो प्राप्त लाभ मिलेगा भाई 6,000 रुपए का चेक दिया जाता है इसमें। क्यों, कब दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है 6,000 रुपए का चेक? तो पात्रता इसकी क्या रहेगी भैया? वे सभी बालिका पात्र होंगी जिन्होंने कक्षा 10 में, यानी कि कक्षा 10वीं में, जिन्होंने कक्षा 10वीं में 75% अंक या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हों, तो उनके लिए क्या होगा भैया? 6,000 रुपए का चेक दिया जाएगा प्रत्येक बालिका के लिए, किसी भी वर्ग की हो। पुरस्कार कब दिया जाएगा? बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। भाई ये क्या है भाई? कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना ये क्या है? इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। क्या पात्रता रहेगी भी इसमें? पात्रता ये रहेगी भी स्कूटी योजना में क्या पात्रता रहेगी कि आरबीसी, यानी राजस्थान बोर्ड जो है, आरबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा में 65% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त वाली छात्राओं के लिए। सीबीएसई बोर्ड में कहा रहेगा भाई? सीबीएसई बोर्ड से अगर 12वीं कक्षा में 75% हो, यानी कि राजस्थान बोर्ड से भी 65% और सीबीएसई बोर्ड से 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त हो, तो उनके लिए प्रत्येक छात्रा जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए हो और जिसकी आय कितनी हो भैया? 2.5 लाख रुपए हो, तो उसके लिए वह और कहां क्या हो? वह राजस्थान की मूल निवासी हो। क्या क्या पात्रता है? वह राजस्थान की मूल निवासी हो, उसके पारिवारिक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया हो, 12वीं में सीबीएसई बोर्ड से 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करे हो उसने, और आरबीएसई बोर्ड से उसने 12वीं में 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त हो, तो उसके लिए भी स्कूटी दी जाएगी। आइए आगे देखते हैं।
और कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के स्थान पर निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे पात्रता की बात करें, छात्रा मूल रूप से राजस्थान निवासी होनी चाहिए। जो छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ मिल पाएगा। यह था भाई साइकिल वाला। आइए आगे देखते हैं। आगे है निःशुल्क निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना। अब भाई लैपटॉप कब कब दिया जाएगा? लैपटॉप की बात करें भैया तो ये कब मिलेगा? राजस्थान राज्य के गरीबी यानी कि जो गरीब मेधावी छात्रों को वर्तमान डिजिटल युग से जोड़ने के लिए निःशुल्क लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे। कब करवाए जाएंगे भाई? क्या क्या कंडीशन रहेगी उसकी? तो इस योजना में क्या होगा? 8वीं 10वीं या 12वीं परीक्षाओं में 75% अंक या उससे अधिक प्राप्त हो तो वे पात्र होंगे भाई इसके लिए। किसके लिए? लैपटॉप के लिए। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है यानी मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना क्या है भाई? इसकी शुरुआत 9 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका क्या था कि उप मुख्यमंत्री ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में उक्त बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस योजना में क्या होगा भाई? इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। यानी कि जो लिंग भेद उन्मूलन के बालिका को जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की गई। इसमें पहले 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई? इस योजना का लाभ पहले या दूसरी बच्ची के जन्म के समय नसबंदी करवाते समय दिया जाएगा। कब दिया जाएगा इसका लाभ भाई? या तो पहला बालिका हो या दूसरी बालिका बच्ची, तो जन्म के समय नसबंदी करवाते समय दिया जाएगा। अर्थात इस योजना का लाभ महिला तभी प्राप्त कर सकती है जब वह नसबंदी करवाती है तब। यानी कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है भाई। आइए आगे देखते हैं। और अगली योजना कौन सी है भाई? एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। एंटी रोमियो स्क्वाड योजना ये क्या है भाई? तो इसकी जो प्रारंभ हुई थी 1 मार्च 2024 को ये योजना प्रारंभ की गई थी भाई। योजना का नाम क्या है? एंटी रोमियो स्क्वाड योजना इसका नाम है भाई। क्या उद्देश्य है? प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह योजना चालू की गई थी भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला है राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की 56 यूनिट्स यानी कि 56 यूनिट्स तैनात की गई हैं। इस स्क्वाड की प्रत्येक यूनिट में एक उप निरीक्षक और 4 सिपाही शामिल होंगे, जिनमें से 2 महिला सिपाही भी होंगी। एक यूनिट पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षक में अभय कमांड सेंटर के अधीन कार्य करेगी। यह है भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना लागू की गई थी। अगली योजना कौन सी है भाई? मूक बधिर एवं नेत्र बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो मूक बधिर यानी कि जो कम बोलता हो, बोलना ना आता हो, नेत्रहीन हो, तो ऐसी बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार दिया जाएगा। क्या कंडीशन रहेगी? तो इसकी शुरुआत 2005-6 में हुई थी। पात्रता क्या है? राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए योजना लागू की गई थी। कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं के लिए प्राप्त लाभ क्या मिलेगा भी इसमें? इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक कितने? 2,000 रुपया। तथा भैया 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता नवी में दी जाएगी। 5,000 रुपए की सहायता यानी कि जब नवी में होंगे तो 5,000 रुपए, और 1 से 8 तक 2,000 रुपए, और 12वीं के अध्ययन पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 9 से 12 तक 5,000 रुपए रहेंगे, और 1 से 8 तक भैया 2,000 रुपए रहेंगे। आइए आगे देखते हैं उनके लिए जो मूक बधिर है। अगली है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। अब ये क्या है? वो था मूक बधिर, यह है शारीरिक अक्षमता यानी कि शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो कोई, उसके लिए। तो इसमें क्या होगा भाई? इस योजना इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2004-2005 में हुई थी। इसी योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, यानी शरीर में थोड़ी बहुत कोई कमी है, जैसे चलना फिरना ऐसा आता है, उसके लिए ना आता हो ज्यादा, तो प्राप्त लाभ क्या होगा? कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपए रहेंगे। उसमें भी क्या थे भाई? यहां पर भी देखें, यहां पर भी 2,000 रुपए थे मूक बधिर और नेत्रहीन वाले में। और भाई अगर हम बात करें शारीरिक अक्षमता वाले में भी 2,000 रुपए हैं। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक की बात करें भाई, कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययन पर उसको 2,500 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे भाई? 2,500 रुपए दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। और यहां पर कितने दिए जा रहे थे? यहां पर भैया दिए जा रहे थे 5,000 रुपए। ये भी आपको याद रखना है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है
व्यावसायिक शिक्षा योजना राजस्थान की। तो व्यावसायिक शिक्षा योजना क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें, कक्षा 9 से 12 के छात्रों में कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। शुरुआत कब हुई थी? 2014-15 में भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये 33 जिलों की 1924 विद्यालयों में लागू है। 1269 विद्यालयों में ट्रेड सेक्टर संचालित किए गए हैं। 461 विद्यालय ड्यूल मॉडल 2023-24 में किए गए। 24-25 में 1181 नए और 1050 विद्यालय जोड़े जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है भाई। आइए आगे देखते हैं क्या इसकी कंडीशन है भाई। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, इसकी शुरुआत 2004-5 में प्रारंभ की गई थी भैया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा इनका दोनों का निधन हो गया हो, ये माता पिता दोनों का निधन हो गया है, ऐसी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ रही हैं, अध्ययनतर हैं, उनको लाभान्वित किया जाएगा। यह है आपकी बेटी योजना। कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक की बात करें तो भाई 2100 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 2100 रुपए दिए जाते हैं भैया। और 9 से 12 की बात करें तो 2500 रुपए। 9 से 12 2500 रुपए, 1 से 8 तक 2100 रुपए आपकी बेटी योजना के अंतर्गत। शुरुआत 2004-5 में की गई थी भैया। आइए आगे देखते हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रथम शुरुआत 2017-18 से हुई थी। इसकी शुरुआत पात्रता 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के बालक बालिकाओं को प्रतिदिन 10 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए भैया? 10 रुपए। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में जो बालक या बालिका हो उनके लिए 10 रुपए दिए जाएंगे भाई। जो साइकिल वाली योजना हुई थी वो बाद में तो आई थी इसके बाद, क्योंकि ये रुपया वाला सिस्टम खत्म कर दिया। तो अब कितने रुपए दिए जाएंगे भैया इस योजना के अंतर्गत? ट्रांसपोर्ट वाउचर के 10 रुपए प्रतिदिन 1 से 5 तक। और कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपए दिए जाएंगे भाई। द्वितीय शुरुआत क्या हुई थी? 2007-8 में हुई थी। यानी कि 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से दूर है तो उनको 20 रुपया वास्तविक किराया दिया जाएगा, जो भी कम हो, यानी कि 20 रुपए। 9 से 12 तक 20 रुपए, 1 से 5 तक 10 रुपए, 6 से 8 तक 15 रुपए भैया। यह है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? मां वाउचर योजना। अब ये मां वाउचर योजना क्या भैया? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभ 8 अगस्त 2024 को इसकी ये प्रारंभ हुई थी योजना, मां वाउचर योजना। उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति देना तथा शिशु एवं यानी कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट लाना। यह है भाई मां वाउचर योजना। चिकित्सा विभाग क्या है भाई? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है भाई इसका। आइए आगे देखते हैं। आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना के बारे में हमने आपको बता दिया भाई, आपकी बेटी योजना के बारे में कि भाई इसका 1 से 8 तक 2100 रुपए, 9 से 12 तक 2500 रुपए। किनके लिए भाई? जिनके माता पिता दोनों का निधन हो गया हो उनके लिए। 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए आगे देखते हैं। आगे है लखपति दीदी योजना। अब लखपति दीदी योजना ये क्या है भाई? ये जरा देखें। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को ये प्रारंभ की गई थी। योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। उद्देश्य क्या है? इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किसके अंतर्गत? लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। विभाग क्या है इसका? विभाग भाई राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इसका विभाग है। ये केंद्र परिवर्तित योजना है। ये केंद्र परिवर्तित योजना है। ये योजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित है, लखपति दीदी योजना। नेक्स्ट आगे, राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना। ये क्या है भाई? राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना ये क्या है? तो इसकी शुरुआत या प्रारंभ 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी भाई। योजना का नाम क्या है? राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना इसका नाम है भैया। उद्देश्य क्या है इसका? बालिकाओं को समुचित शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाना। यानी कि बालिकाओं को समुचित शिक्षा देना और उनको आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है, राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना का। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 8 फरवरी 2024 को की गई थी इसकी घोषणा। शुरुआत 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी भैया। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है भैया? निपुण भारत मिशन। भैया निपुण भारत मिशन ये जरूर पूछेगा भैया, राजस्थान पेपर में जरूर आएगा भैया ये निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन क्या है भैया? इसका नाम, पूरा नाम सुन लें तो नेशनल इनिशिएटिव
फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी शिक्षा मंत्रालय, इसका भाई निपुण का पूरा नाम है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया था। इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भैया निपुण भारत मिशन के बारे में। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में यानी कि 3 से 9 वर्ष तक का साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। यानी कि निपुण भारत मिशन क्या कहता है, जो कक्षा 1 से 3 तक की बात कर रहा है भैया, कक्षा 1 से 3 तक, वर्ष 3 से 9 वर्ष तक, यानी कि बच्चों को क्या किया जाएगा, संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। यानी कि संख्या सीख जाना चाहिए बाल वाटिका में जब बच्चा रहेगा तब तक। दूसरा है 2026-27 तक क्या उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। भाई इस निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को अंकगणित पढ़ने लिखने की क्षमता प्रदान की जाएगी, अर्थात FLN की समझ हो। यह योजना 5 स्तरीय तंत्र, राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन, खंड मिशन, स्कूल के रूप में संचालित होगी। यानी कि जो NEP है 5, 3 और +3 और +4 वाला जो सीक्वेंस है, इसके आधार पर ये की गई है भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना MDM क्या है। तो भैया नामांकन बढ़ाने के लिए, उपस्थिति बनाए रखने के लिए, बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार के लिए 15 अगस्त 1995 को केंद्र योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। उसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य है बच्चों में स्कूल का नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करना, उपस्थिति सुधारना, उन्हें हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां की गई थी, इसकी बात करेंगे भाई। क्या है इसका? अगर बात करें भैया 2008-9 में इसका नाम बदलकर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई 2002 में राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया। भाई राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? 1 जुलाई 2002 से। 1 जुलाई 2002 से राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए MDM 1 अप्रैल 2008 से सभी छात्रों में प्रारंभ किया गया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले ये तमिलनाडु में शुरू किया गया था भाई MDM। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है नन्ही कली योजना। ये क्या है नन्ही कली योजना? शुरुआत इसकी कब हुई थी भैया? 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पात्रता क्या है? उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक के अध्यंतर अनुसूची की बालिकाओं को 1800 रुपए लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 1800 रुपए दिया जाएगा। किसके लिए? उदयपुर जिले की बात कर रहा है। जो राजकीय विद्यालय होती हैं उनमें पंजीकृत जो मदरसे होती हैं उनमें 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, बालिकाओं को। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये कौन सी योजना भैया? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसकी शुरुआत 2015-16 में हुई थी भैया। पात्रता क्या है इसकी भैया? कि राजकीय विद्यालयों में अध्यंतर बालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक BPL एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं 75% अंक इस योजना के पात्र होंगे। मतलब क्या है भाई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान का, राजकीय विद्यालयों की बात कर रहा है भैया, बालिकाओं के लिए कि 10वीं कक्षा में या तो प्रथम स्थान हो, द्वितीय स्थान हो, BPL हो या अनाथ बालिका हो, ऐसे इस प्रकार की 4 बालिकाओं को जिन्होंने 75% अंक प्राप्त किए हैं वो इस योजना के पात्र होंगी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया। क्या होगा भैया मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में? क्या मिलेगा भाई इसमें भैया? तो सुने, इस योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की सीमा दी जाएगी। यानी कि 1,15,000 रुपए मिलेगा भैया। अगर आप BA वगैरह BA BSc इसको करते हैं स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातक नहीं, स्नातकोत्तर MA वगैरह MSc तक करते हैं, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उसको, अगर बच्चा और पढ़ता है जैसे BA के बाद MA वगैरह करता है, MCOM वगैरह, यानी कि मास्टर डिग्री जो करता है,
तो भैया उसके लिए 2,25,000 रुपए दिएंगे स्नातकोत्तर के लिए। भाई अगर बच्चा, अगर हम बात करें भाई इस योजना की, भाई 1 से 8 तक की बात कर रहा है भैया, किसकी बात कर रहा है, 1 से 8 10वीं तक की बात। जैसे 10वीं तक में बच्चा के अंदर 75% अंक प्राप्त किए उस बच्ची बालिका ने, और वो कहां से, राजस्थान बोर्ड से, और कहां, राजकीय विद्यालय की बालिका है, बीपीएल कार्ड है, अनाथ बालिका है, या फिर भैया क्या 75% से अंक उसके। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे भैया, रोजर बेकन, हैमिल्टन, या बर्ट्रैंड रसेल ने, या प्लेटो ने। तो किसने कहे थे भैया, तो ये जो कथन है वो है रोजर बेकन का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है रोजर बेकन। इसके बारे में जानते हैं भैया रोजर बेकन की परिभाषा, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह एवं द्वार कुंजी है। प्लेटो क्या कहते हैं, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो विश्वविद्यालय में नहीं आए भैया, तो ये प्लेटो का कथन है। और बर्ट्रैंड रसेल का क्या कथन है भैया, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही ये जानते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या गलत है भैया। तो ये बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा, तीनों की परिभाषा, एक परिभाषा आपका प्लेटो वाली पूछ लेगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तार्किक सोच, आत्मविश्वास, विश्लेषण सोच, या उपयुक्त सभी का होता है भैया। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, या व्यवहारिक है। तो गणित क्या भैया, ये गणित क्या व्यवहारिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। आइए गणित के बारे में कुछ फैक्ट और जानते हैं। गणित गणित शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों में गणित शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों, सभी पहलुओं से संबंधित रखता है। अगला, गणित का महत्व सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों में होता है भैया। गणित दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान करने में सहायता करता है। प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षा जो बच्चों के गणित अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक तर्क में मार्गदर्शित होती है, यानी कि गणित क्या तर्क पर आधारित है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। तो भाई सामान्य से विशिष्ट, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है भैया, यानी कि उदाहरण पहले नियम बाद में। निगमन में क्या होता है, नियम पहले उदाहरण बाद में। संश्लेषण में क्या होता है, जो टुकड़े टूटे होते हैं उनको क्या करना, जोड़ना। और विश्लेषण में क्या होता है भाई, यानी कि कोई भी चीज है उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, तो ये विश्लेषण है। आइए इसके बारे में जानते हैं भैया, निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या है भैया, ये आगमन विधि के विपरीत होती है बिल्कुल। इसमें नियम सूत्र पहले बता दिए जाते हैं, उसके बाद में भैया उदाहरण पेश किए जाते हैं। उदाहरण क्या है, इसके शिक्षण सूत्र हैं कुछ। नियम से उदाहरण की ओर ये सूत्र है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगर इनको उल्टा कर दें तो हो जाएगा मेरे भैया आगमन विधि। क्या हो जाएगा जी, आगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन विधि। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। अब सूत्र नियम किसमें बनाए जाते हैं भैया, अभी बात करी थी हमने भैया, किसमें सूत्र नियमों की जब बात करें तो भैया कौन सी विधि हो जाएगी, कौन सी, निगमन विधि हो जाएगी जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, निगमन विधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। 8 है, 6 है, 2 है, 16। अब सुने भाई, ये एम डी एच बराबर एम डी एच, यानी कि क्या होती है, इसको बोलते हैं भैया मैन, और हमारा ये क्या होता है, डे होता है, और ये घंटे होती हैं। एच बोले हावर्स, तो इसको 1 में कर देंगे, इसको 2 में कर देंगे। अब जरा देखें भाई कैसे, 2 मजदूर, तो 2 मजदूर जी, 2 मजदूर गुणा कितने मजदूर, तो 8 दिन, तो 8 दिन जी, 8 दिन बराबर, और कुछ नहीं करा है। उसी कार्य को दो दिन में पूरा करने के लिए, यानी कि 2 दिन में, तो दिन कहां पर आएंगे बाद में भैया, तो यहां पर एक्स मान लेंगे, और दिन कितने, 2। अब 2 से 2 कट जाएंगे भैया, तो कितना बचाएगा भैया, 8 बराबर एक्स, यानी कि एक्स बराबर 8 बचा। तो 8 मजदूर तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन कह रहा है और कितने लगाने पड़ेंगे, तो 2 मजदूर तो पहले से लगे हुए हैं ना उसमें से, भाई 2 मजदूर पहले से ही उसमें, तो 8 - 2 बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 20% का करेक्ट जवाब हो जाएगा 6। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहा है राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर 450 रुपया खर्च करता है। इसके परिवार का औसत, यानी कि किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है, ये पूछ रहा है। अब सुने भाई, राम की बात करें, भाई राम के परिवार में कितने, 3 बच्चे हैं, खर्च कितना कर रहा है, 450 रुपये। 3 बच्चों को 450 रुपये में बांटेगा ना, बांटेगा, बिल्कुल बात ठीक है। तो एक बच्चे में पता पड़ जाए कितना कितना उस पर खर्च किया। तो हम बात करें भाई 3 से, तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 होता है, और यहाँ पर एक बच्चा, तो 3 पंजे 15 होता है जी, 150 रुपया हो गया। तो राम का कितना हो गया भाई, 150 रुपया। कितना हुआ भाई, 150 रुपया पर बच्चा हो गया। कितना, 150 रुपया।
अब इसी प्रकार से हम किसका करेंगे भैया, जो मोहन वाला, तो मोहन वाला कैसे करेंगे भाई, वही 450 रुपया, और कितने बच्चे हैं उसमें भैया, उसके कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 से इसको काटेंगे जरा, 5 9 45, तो कितना हो जाएगा 9 जीरो, यानी कि 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। अब भाई मोहन तो खर्च कर रहा है 90, राम खर्च कर रहा है भैया 150 रुपया, तो कौन ज्यादा खर्च कर रहा है, राम, इसका मतलब राम खर्च ज्यादा कर रहा है, कितने खर्च कर रहा है, क्या ना, कितना और कितना खर्च कर रहा है भैया, तो भाई अगर हम 150 में से, अगर हम 150 में से 90 माइनस कर दें तो उसका खर्चे पता पड़ जाएगा ज्यादा वाला, तो हाँ जी हो जाएगा, तो 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 60 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब भाई 90 रुपया की कोई वस्तु है, कितने की है 90 की, तो विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य कितना होता है भैया, सेलिंग प्राइस एएसपी। अब विक्रय मूल्य क्या है, इसका मतलब है 90 रुपए की वस्तु को कितने पर बेच रहा है, यानी कि 100%, यानी कि कितना हो गया 90 रुपए की वस्तु है 100, और गुणा कितना हो जाएगा 110, कितने लाभ पर बेच रहा है भैया 110 रुपया के लाभ पर, यानी कि प्रत्येक वस्तु 100 रुपए पर होती है, 100 पर होती है, तो 10% का लाभ 110 हो जाएगा, 110 कर दें इसको भाई, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, 11 ने 99 रुपये हो जाएगा जी, कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 99 रुपया हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5 वर्ष पर, यानी कि 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। अब 1 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष बोले तो 12 महीने, तो क्या हो जाएगा भैया, ऐसा ही बराबर क्या होता है जी, ऐसा ही बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम, कितना होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम, कितना हो गया। अब भाई 500 रुपये, कितना भैया 500 रुपया, और रेट कितना भैया 1%, टाइम कितना 12, यानी कि 12, यानी कि कितना 12 महीने, 1 वर्ष, 1 वर्ष मतलब 12 महीने, और कितना हो जाएगा भाई 100। अब जीरो से जीरो कट जाएंगे भैया, कट गए भैया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, कितना मतलब हो गया भाई 60 रुपया हो गया, डी ऑप्शन में दे रखा 60 रुपया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब बता भाई, कोई भी चीज हो, अभी बताइए हमने भाई 100 होती है, क्या होती है जी 100 होती है, क्या होती है, कोई भी चीज क्या हो 100 होती है। अब हम बात करें तो क्या करें भैया, 10% नुकसान यानी कि 90 रुपये में, हानि का मतलब कह रहे हैं नुकसान का मतलब हानि, तो 10% यानी कि 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचा। अब 90 कितने के बराबर है, तो 90 रुपये की बराबर भैया, 90 से 90 कट जाएगा, एक बचा। अब एक कितने के बराबर हो जाएगा, तो 100 के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है 100 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 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 4 संख्याओं में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो निम्नलिखित में से 5 का स्थानीय मान बताना है भाई आपको, तो कैसे जरा देखें। पहले वाले में कितना भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो पहले वाले में हो जाएगा 5000 जी, तो 5000 कौन सी में भैया, इसमें नहीं होगा 5000, 5000 तो 5 कोई सी में नहीं है, 5000 वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5000 दूसरे वाले में 500, तीसरे वाले में 50, चौथे वाले में 5, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष इतनी, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है भैया, टोटल जनसंख्या है हमारी 4054, एक गांव की जनसंख्या इतनी है भाई। यदि पुरुषों की जनसंख्या इतनी है तो स्त्रियों की, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, घटाना है इसमें से भैया, 28 और 9 और 6, इसको भैया क्या कर दे, घटा दे, तो भैया 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 में से तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचा 1, तो 1158 कौन सी में है जी, ऑप्शन नंबर सी 1158 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में, कितनी कक्षाएं 6 कक्षाएं, कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक शिक्षार्थी में कितने विद्यार्थी होंगे। अब बताएं कैसे, मतलब समझें, 642 टोटल छात्र हैं, कितनी कक्षाएं जी 6 हैं, अब बांटना है ना इसको, तो समान अपने अपने निकल के आ जाएंगे कितने कितने विद्यार्थी होंगे, तो 6 एक का कितना होगा भाई, 6 एकम 6, ना जाने का दिया सिफर, 6 सत्ते 42, तो देखो भाई 107 कौन सी में हो जाएगा, 107, जो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा 107 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होगा, नहीं है किसके बराबर, सॉरी किसके बराबर नहीं है, तो 25 पैसे बोले तो 25 की अगर 10 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 250 पैसे, 250 पैसे, और 250 पैसे का मतलब होता है भैया 2.5 रुपया, कितना होता है 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा, ये हो गया बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखें किस किस में नहीं खा रहा है, तो 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपया, और 50 पैसे का 1 सिक्का तो 2.5 रुपया, तो ये तो हो जाएगा 2.5 रुपया।
1 रुपए का 1 सिक्का तो 1 रुपया, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 5 से 15 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया और 1 रुपया 2.5 रुपये, ये तो हो जाएगा। 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपये, 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे, तो यानी कि 2.5 रुपया। अब ये कह रहा है 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपया, फिर कह रहा है 50 पैसे का 1 सिक्का तो 50 पैसा, और 25 पैसे तो 75 पैसे हो रहा है, तो भैया 2 रुपये 75 पैसे हो रहे हैं, यहां पर बनना है 2.5 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही तो नहीं है भैया। नेक्स्ट अगला, संख्या 4 में, यानी कि संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल शेषफल बताना है। अब भाई 4 में, किसमें, 4 में अगर हम 6 से भाग करें, 6 से भाग करें तो 6 जाएगा नहीं भाग, तो 0 जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब शेषफल 4 कौन सी में है, जरा देखा, शेषफल बाद में पूछना है, तो शेषफल 4 लास्ट में आ जाएगा ना, इसमें कोई सी में नहीं है, तो शेषफल 4 हो जाएगा। और जी हमारा कौन सा होता है जी, 6 क्या हो जाएगा, 6 हमारा भाजक हो जाएगा, 6 हमारा भाजक है, 4 हमारा भाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसे भाई, छोटी कक्षाओं में रट्टा मरवाएं, आगमन निगमन विधि नहीं, मनोरंजन और खेल के माध्यम से सिखाएं भैया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि गणित का प्रयोग होगा, सब्जियां खरीदना भाई जब पैसे लेंगे देंगे तो भी गणित का प्रयोग होगा, उधार लेंगे तब भी गणित का प्रयोग होगा, साइकिल चलाने में गणित का कोई प्रयोग नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, राम खेल खेल में निम्न प्रकार के 3 गेंदों को लगाता जा रहा है, यानी कि 3 गेंदों को लगाता जा रहा है, 1 2 3, और फिर गेंदों की संख्या कितनी है, 3 6 9, इस प्रकार से लगा रहा है। उसके इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है। अब राम ने तो खेल खेला, लेकिन मोहन क्या कर रहा है, तालिका बना रहा है, तो इसका मतलब गणित से संबंधित होगी बात। दोनों बच्चों के कार्यों में अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है, राम खेल खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखते हैं, राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अलग मैटर कर, वो खेल खेल रहा है, वो गणित बनाने की कोशिश कर रहा है, तालिका बना रहा है, तो समान कैसे हो गए। राम और दोनों केवल खेल सीख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं तालिका बना रहा है, वो खेल कहां सीख रहा है, राम गणित कर रहा है और मोहन खेल कर रहा है, ऐसा उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, राम खेल खेल रहा है और गणित मोहन क्या कर रहा है, गणित कर रहा है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर एनिमल में से कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे। अब किसी की कमजोरियों का पता लगाएं तो भैया क्या लगाते हैं, निदानात्मक परीक्षण होगा ना, होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, निदानात्मक तरीका, और उन तरीकों को ठीक करना उपचारात्मक तरीका कहलाता है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकती हैं, चर्चा वाद विवाद नहीं, चर्चा वाद विवाद गणित में नहीं है भैया, न मौखिक लिखित ये भी होते हैं, लेकिन अभ्यास ज्यादा से ज्यादा गणित में जितनी प्रैक्टिस होगी गणित आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी के कितने तल होते हैं, माचिस की डिब्बी में, तो माचिस की डिब्बी कैसी होती है भैया, घनाभ के आकार की, तो 6 8 4 9 कितने हो जाएंगे भैया, 6 हो जाएंगे जी, कितने हो जाएंगे 6, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तल पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो तल पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, 3 2 अनंत, अनंत रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से भी अनंत रेखा खींची जा सकती है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यदि 2 समांतर रेखा हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे बनने वाले कोणों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। तो संगत कोण बराबर होते हैं जी, होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, ये वाले अंतःकोण है, इनका योग सदैव कितना होता है भैया, कितना होता है, सदैव 2 समकोण के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है भैया, सदैव यानी कि 180 होता है ना, समकोण 2 समकोण का मतलब 180, 2 समकोण का मतलब 180। अगला कह रहा है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग समकोण के बराबर होता है, नहीं भैया समकोण नहीं, ये भी 180 के अंश के बराबर होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट अगला, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, और तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। अब भाई 1 शुद्ध लीटर घी का वजन 910 ग्राम है, कितना है भैया 910 ग्राम है। अब इसको क्या करेंगे भाई, जरा एक बात बताना भाई, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम, कितने 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम, तो 910 ग्राम है ना जी, 910 ग्राम बटे 1000 कितना है 700 है जी, 700 है, 700 को ऐसे लिख देंगे, करना कुछ नहीं है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए,
एक जीरो से एक जीरो गया, कितना बचा 91 बचा। अब यहाँ पर बचा 7, तो 7 एकम 7 और 9 7 63, 637 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 637 ग्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब भाई 1 किलोमीटर, अब मीटर में दे रखा ना चौड़ाई, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितने भैया 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब परिमाप कह रहा है ना, तो परिमाप कितना होता है भैया, परिमाप होता है, परिमाप इसका आयत का परिमाप 2 और l प्लस बी होता है। कितना होता है l प्लस बी। अब परिमाप इसका दे रखा है तो 1000 यहाँ पर लिख देंगे भैया, कितना 1000। अब जरा इसको काटेंगे भाई 1000 को, तो ये कितना 2 से अगर 1000 को काटेंगे तो 500 जाएगा, यहाँ पर 500 बचा ना, बचा बराबर l और b का मान कितना दे रखा है 200, कितना दे रखा है 200। अब 200 को जब इधर लाएंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचाएगा 500 में से 200 जाएंगे तो 300 बचाएगा, तो कहां पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 300 बचा। तो l बराबर कितना हो जाएगा जी 300 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न है, ये इसको आरोही क्रम में लिखना है। अब इसको जब कर ले पहले भाई, जैसे 1/3 है, बाद में लिखेंगे। अब 3 ऊपर कुछ नहीं करना, 0, 3/4 ऊपर 0, 2/5 ऊपर 0, ऊपर 0, 6/7 ऊपर 0, ऐसे कर लेना आपको भाई, कुछ नहीं करना। अब 3 से 10 को भाग करें तो 3 3 3 और 9 तो 3 आएगा इसका। 4 से इसको भागेंगे, 4 4 7 28, 7 आ जाएगा। 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। 7 7 8 56 तो 8 आ जाएगा। अब आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो अभी सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, फिर 4 है, उसके बाद फिर 7 है, फिर 8 है। तो 3 का मतलब है 1/3 से आया है ना, तो 1/3 कौन सी में भैया, इसमें भी है और इसमें भी है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1/3 वाला हो जाएगा। तो 1/3, 1/3 लिखा जाएगा। फिर क्या क्या लिखा जाएगा भैया 1/3। उसके बाद फिर कह रहा है भैया ये 3/4 वाली भिन्न, 3 बट्टे यानी कि 3/4 वाली भिन्न, क्यों यहाँ पर ना, सॉरी 2/5 वाली भिन्न का क्या आ रहा है भैया 4 आ रहा है। 2/5 वाली भिन्न का क्या आ रहा है भैया 4, तो 2/5। फिर उसके बाद 2/5 लिखेंगे भाई, फिर 2/5। तो ऊपर वाले में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा 2/5। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे भैया ये 3/4 वाली, तो 3/4, फिर 6/7, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या होगा। अब इसको भाई जरा एक बताएं भाई, 35 को कैसे लिखते हैं, 30 + 5 लिख लेंगे, हाँ जी लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 है तो 5 के बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, क्या लिख देंगे 10, क्या लिखेंगे 10, यानी कि दशमलव को हटाएंगे तो 1 और 1 स्थान पर तो 0, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 0 के बटे 2 0 यानी कि 100। फिर उसके बाद 7 और 7 के बटे 1000, 7 के बटे 1000, 7 के बटे 1000। कौन सी में अभी ऐसा, कौन से में, इनके 30 5 ये तो होगा ना 35 वाला, 30 5 के बटे 10 तो 70, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भैया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 7 के बटे 1000 है। 0 ना हो तो कभी 0 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला, निम्न संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। अब इसको दशमलव रूप में कैसे बदलना है भैया, जरा देखिए भाई। अब ये 90 + 9 तो 99 तो हो जाएगा जी, 99 हो जाएगा। तो 99 कौन सी में है भैया, ये तो होगा नहीं, 90 वाला तो होगा नहीं। पॉइंट लगाएं तो इसका मतलब 9 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 1 के बाद है ना 10 हो रहा है, तो एक पॉइंट के बाद 1 9 लग जाएगा। उसके बाद 9 पर कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो, इसका मतलब 9 जीरो लगा देंगे। अब जरा देखना भाई, इसको हटाएंगे तो 1 के बाद 3 जीरो लग जाएंगे, बिल्कुल ठीक है भैया। यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, यहाँ पर कह रहा है तो 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ पर 3 स्थान है, तो ये इसको अगर कर दें हम 0 लगा दें तो 4 स्थान हो जाएगा, और 1 9 का हो जाएगा, तो 5 स्थान हो गए। 1 2 3 4 5 5 स्थान पर हो गया। तो ये कहाँ पर है भैया, ये ऐसा ऑप्शन देखें 99.9099, यानी कि 9090। तो कौन सी में हो जाएगा जी, कौन सी में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है भैया 99.90909। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर कह रहा है भैया संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड है भाई, इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको भैया। तो भाई अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है भाई, जैसे ये 4 है, 4 तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड के 2 हों, केवल 2 हों, तो 4 वाला तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। इसको देखें तो इसको निकाला ना, गुणा करके देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा इसको हम गुणा करें भैया, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, सॉरी 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 हो गए यहाँ पर, और 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 35 की और 12 की गुणा करें भैया, करके देख लें जरा। 12 पंजे 60 का 0 होता है, 6 बचा, और 12 3 36, 36 और 6 कितना होता है भैया 36 6 42 होता है। तो ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। चलिए इसको बड़े वाले को देख लें भाई, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर कितना भैया 35 हो गया, 7 पंजे 35,
और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 और 35 की गुणा कर लें। और यहाँ पर कितना बनना है भैया, 24 और 35 की गुणा, तो कितना हो जाएगा, 24 35 की गुणा करें तो भैया 4 पंजा यानी कि 4 पंजे कितने होते हैं, 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 हासिल का बचेगा, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा। गुणा में लगेगा 2 पंजे 10 का 0 लगेगा, हासिल लगेगा 1। बिल्कुल ठीक है आ रहा है भैया, 40 तो यहाँ पर आ रहा है ना, करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक कैसा होता है? उनका गुणनफल उनका अनुपात होता है, उनका जोड़ पहली संख्या होता है, दूसरी संख्या पहली संख्या होता है, उनका गुणनफल यह संख्या 1 होता है। जरा देखें, 2 लगातार कोई संख्या, मैंने जैसे 3 यानी कि 2 और 3 ले ली, बिल्कुल ठीक है, लगातार है बिल्कुल। उनका गुणनफल उनका अनुपात होता है, इनका गुणनफल कर दें हम तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या इनका अनुपात है? ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। उनका जोड़ पहली संख्या होता है, इनको जोड़े 5 तो पहली संख्या 2 आया, नहीं आया, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। दूसरी संख्या पहली संख्या होता है, तो भैया अगर हम बात करें दूसरी संख्या जो है पहली संख्या होता है, ये भी नहीं होगा। उनका गुणनफल, इनका गुणनफल, गुणनफल कितना होता है भैया, उनका गुणनफल 6, इनका गुणनफल ही लासा होता है, बिल्कुल ठीक है भाई। 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा होता है। मासा 2 और 3 का 1 होता है, जी बिल्कुल ठीक 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया था, किसके बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, 1953 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना इसका उद्देश्य है। यानी कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य है। क्या है ये एक शोध है। क्या है? ये एक शोध है और ये समस्याओं का हल शीघ्रता से देता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं का हल क्या करता है, शीघ्रता से देता है। और इसमें क्या होता है, उपभोक्ता, जो उपभोक्ता होता है वो ही अनुसंधान करता होता है। छात्रों के लिए क्या है, तो छात्रों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधान छात्र के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाता है। अगला है, स्कूल के यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। क्रियात्मक अनुसंधान का जो कार्य है वो है कि स्कूल का जो यांत्रिक वातावरण है उसको समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है, तो अध्यापकों और शैक्षिक जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधान। तो स्टीफन कोरे ने जो दिया था क्रियात्मक अनुसंधान, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और अगला है स्किनर। अब स्किनर साहब की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर साहब ने। और इन्होंने पुनर्वलन पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? पुनर्वलन पर प्रयोग किया था। और पुनर्वलन शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था सीएल हल ने। अब जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके अलग और अन्य नाम कौन कौन सी हैं भाई? तो इसे कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, लघु सोपानों का सोपान कहा जाता है, कृमित लघु पदों का सिद्धांत कहा जाता है, इसको स्वगति का सिद्धांत कहा जाता है, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। क्योंकि प्राणी का होगा उसको पुनर्वलन दिया जाएगा तो क्या करेगा भैया? वो क्रिया करेगा। पुनर्वलन दिया जाएगा तो क्या करेगा? क्रिया करेगा। और सक्रिय प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्किनर साहब ने दिया था। छात्र परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर साहब ने दिया था। और पारितोषिक या दंड से सीखना, ये भी किसने बताया था? स्किनर महोदय ने बताया था। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है विकास। अब विकास के बारे में बात करें। विकास क्या है? तो विकास एक गतिशील अवस्था है। विकास कैसी है? गतिशील है, क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। तो विकास क्या है? गतिशील है, क्रमबद्ध है और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। और ये क्या है? ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अद्वितीय होता है। ये भी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अद्वितीय होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये एकीकृत और समग्र रूप में विकसित होता है। तो विकास क्या है? विकास एकीकृत और समग्र रूप से क्या होता है? विकसित होता है। और विकास क्या है? ये परिवर्तनों का क्या है? एक प्रारूप है। ये परिवर्तित होता रहता है। और प्रत्येक बच्चे में विकास की दर जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न होती है। और विकास कैसे चलता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास कैसे होता है भैया? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला कह रहा भैया शरीर के यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि शरीर से
शरीर के केंद्र जो यानी शरीर के जो केंद्र है उससे बाहर की ओर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समीप दूरामुखी, समीप दूराभिमुख, और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहा जाता है। और सिर विकास कैसे होता है भैया? यानी कि विकास दो तरीके से होता है, एक तो होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, तो उसे कहा जाता है समीप दूरामुखी सिद्धांत यानी विकास, या प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास कहा जाता है। और जो सिर से पैर की ओर होता है, जो सिर से विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर हो, तो उसे कहते हैं सिर पदाभूमिक, सिर पदाभूमिक, या इसे कहते हैं सिफेलोकोडॉल, सिफेलोकोडॉल कहा जाता है। और विकास क्या होता है भैया? तो विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। जो संघ की सपाटी होती हैं, अगर क्या करें उसको उकसाएं, उसको बढ़ावा दें, तो विकास उसके अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा भैया। विकास परिवर्तनशील है, विकास क्या परिवर्तनशील है और बहुदिशीय है। क्या है? बहुदिशीय है भैया। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। ये सांस्कृतिक परिवर्तनों में प्रभावित होता है क्या? विकास भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई साहब, इस क्लास के माध्यम से आप सीडीपी में 25 नंबर गेन कर पाएंगे। आइए देखते हैं बुद्धि। अब बुद्धि क्या भैया? तो बुद्धि की बात करें, बुद्धि क्या? अमूर्त है। बुद्धि क्या है? अमूर्त है। और ये सामुच्चय का संप्रत्यय है, यानी कि जो सामर्थ्य होते हैं उनका क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो बिन्हे ने बताया था, बिनय स्टर ने बताया था भैया कि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 100 नहीं दिया था, 100 नहीं दिया था, किसने? बिनय स्टर ने। लेकिन 100 किसने बताया था भाई कि गुणा में 100 होता है भैया इसके? तो ये बताया था टर्मन साहब ने। किसने बताया था? टर्मन साहब ने। अगला है भाई कि बुद्धि क्या है? ये परिवर्तनशील है। ये क्या भैया? परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील है। अब भाटिया ने दिया था भाई, भाटिया की बात करें तो भाटिया साहब ने बुद्धि का निष्पादन परीक्षण किया था। तो इन्होंने स्तर बताई, कौन कौन सी बताई थी भाई? इन्होंने विभिन्न पैटर्न के कार्ड बताए, दो तरीके से बताया था, यानी बुद्धि का निष्पादन दो तरीके से बताया था, विभिन्न पैटर्न के कार्ड के द्वारा और पेंसिल बिना उठाए पैटर्न बनाना। ये अगला भी इसमें कहते हैं इन्होंने जो यानी इन्होंने जो परीक्षण किया था, तो पहला था इनका कोहो ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर पास एलॉग, आकृति चित्रण, अंक तत्काल स्मृति और चित्र रचना। तो ये आपको याद रखें ना रखें, लेकिन यह है कि भाई पैटर्न, विभिन्न प्रकार के पैटर्न के जो कार्ड थे वो, और पेंसिल बिना उठाए पैटर्न बनाना, ये थे इनके भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भाई 100 किसने दिया था? टर्मन साहब ने। 100 लगाया था मानसिक आयु वाले में, और 100 नहीं दिया था वो स्टर्न या बिनी साहब ने। अगला है कि जैसे हम बात करें भाई, एक बच्चा है जो 10 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु 12 है, तो बुद्धि लब्धि उसकी क्या होगी? अब मानसिक आयु को मतलब समझें। अगर कुछ नहीं याद रहे तो मानसिक आयु यानी कि एम ए ऊपर रहता है भैया, सी ए नीचे रहता है, एम ए ऊपर सी ए नीचे, आई क्यू इधर आ जाएगा, गुणा में 100 लग जाएगा। तो यहाँ पर 100 हो गया। तो मानसिक आयु कितनी? 12 है, और नीचे भैया यानी कि कितनी उम्र का? 10 वर्ष का है। तो 10 से 100 को काटेंगे तो कितना बचेगा भाई? 10, और 10 की जब 12 को भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये तो हो जाएगा 120। अब क्या होता है कि बुद्धि लब्धि की बात होती है, जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अधिक है, जैसे 140 प्लस है, 140 प्लस यानी कि 140 है, 100 प्लस है, तो उसे कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। क्या कहा जाता है? उसे प्रतिभाशाली बच्चा कहते हैं। उसे प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो अमूढ़ चिंतन करने लग क्या करता है? अमूढ़ चिंतन करता है, अपसारी चिंतक होता है। क्या होता है? अपसारी चिंतक होता है। और सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। मंद बुद्धि वाले 80 से 90, और मानसिक न्यूनता वाले 70 से कम वाले होते हैं भैया। तो ये था बुद्धि के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भैया? अधिगम। अब सीखना क्या है भैया? तो सीखना क्या है? यहां से प्रश्न एक एक स्लाइड से प्रश्न पूछेगा भैया। अधिगम क्या है? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था भैया? स्किनर साहब ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर साहब ने। सीखना क्या है? अधिगम क्या? जीवन पर्यंत चलता है, यह सार्वभौमिक होता है, संज्ञानात्मक है भाई। कौन? अधिगम संज्ञानात्मक है और सार्वभौमिक है, उद्देश्यपूर्ण है, लक्ष्य निर्देशित है। कौन? अधिगम। अब एक यहां से देखा परिभाषा, अलग अलग मनोविज्ञानों की अलग अलग परिभाषा। आदत आवृत्ति ज्ञान का अर्जन अधिगम है। तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अब क्रो बोला था कौआ, कौआ का मतलब है जब चोंच मार देगा तो भैया आग हो जाएगी। तो ए जी यानी कि आदत आवृत्ति ज्ञान, तो भैया कौन सा हो जाएगा? क्रो एंड क्रो हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड। अब एक बात बताएं, जिस जो कौआ था उसने भाई क्या हो गया? जैसे किसी को तोड़ते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को फोड़, किसी की जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो क्या करना भाई? उसको हिलाएं। क्या करना? उसको हिलाएं। किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो उसको क्या करेंगे? हिलाएंगे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार, डबल व्यवहार आ रहा है ना यहाँ पर, तो व्यवहार के कारण व्यवहार तो हो जाएगा गिलफोर्ड साहब। नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करना क्या है भैया? अधिगम है। तो वुडवर्थ ने। अब ये बात है वुडवानी होती है लकड़ी, अब लकड़ी पर नई नई पत्तियां कलिकाएं आ जाती है बसंत ऋतु के मौसम में, तो नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया कौन हो जाएगा? वुडवर्थ साहब हो जाएंगे।
नवीन एवं स्थायी परिवर्तन, तो ये आईजेक साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आईजेक साहब। अब दूसरा भाई एक और आ जाए यहां पर, जैसे हम बात करें कौन से, ये है प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो ये गिलफोर्ड की नहीं है भैया, ये किसकी है? अनुभवी व्यक्ति कहां बैठते हैं भैया? अनुभवी व्यक्ति गेट पर बैठते हैं। तो ये गेट्स की परिभाषा किसकी है भैया? गेट की, गेट्स की परिभाषा है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन है वो गेट्स की परिभाषा है। और अपसारी चिंतन की अवधारणा को किसने बताया था भैया? ये भी गिलफोर्ड महोदय ने बताया था। और हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। आइए भी नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या भैया? अगला कह रहा है प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं? प्रक्षेपी विधियां, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहला भैया रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसे किसने प्रतिपादित किया था? हरमन रोडसा ने प्रतिपादित किया था। 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड काले सफेद होते हैं और 5 अलग अलग रंगों के होते हैं। इतना ही रखना है आपको याद भैया। दूसरा कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण, या इसी को कहते हैं प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण। प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है इसी को, यह कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण कहा जाता है। ये किसने बताया था? तो इसे बताया था भैया मार्गन मोरे साहब ने। इसका प्रतिपादन किसने किया? मार्गन मोरे साहब ने। इसे कहते हैं TAT, क्या कहा जाता है इसे? TAT। और इसे कहा जाता है IBT इंक ब्लॉक टेस्ट। इसे कहा जाता है TAT, थर्मेटिक एसेसमेंट टेस्ट। यानी कि ये क्या है? ये परीक्षण सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। कौन सा भैया? ये अंतर्बोध परीक्षण जो है वो यानी कि सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है, 30 चित्र वाले होते हैं, एक खाली होता है। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा वाक्य समापन परीक्षण, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, यानी कि जो वाक्यों को पूरा करना। तो ये इसको किसने प्रतिपादित किया था? पाइन एंड टेंडलर ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला है शब्द सहचार परीक्षण। चौथा शब्द सहचार परीक्षण, ये इसी को कहते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो बालक से बालक तो लियोपोल्ड बैलक हो जाएंगे इसके भैया प्रतिपादन करता। 10 कार्ड होते हैं इसमें भैया। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड। और 10 कार्ड पर जानवर के चित्र बने होते हैं। किसके चित्र बने हुए होते हैं? जानवरों के चित्र होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? पावलाव साहब। अब पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बताया था, कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था भाई। क्लासिकल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था। अनुकूलित अनुक्रिया संबंध प्रत्यावर्तन, इसी सिद्धांत के नाम है भाई। इसी को इस प्रकार कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन। किसके सिद्धांत में? ये सब पावलाव साहब के हैं। किसके हैं? पावलाव साहब के। पाचन शोध के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है भाई। पावलाव साहब इतना ही। आगे आगे देखते हैं। बंडूरा साहब आ गए। कौन आ गए साहब? बंडूरा साहब। अब बंडूरा की बात करें भैया तो इन्होंने क्या बताया था? सामाजिक अधिगम अनुबंधन का सिद्धांत बताया था, यानी कि सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत बताया था। इसी सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं भाई? प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, अवलोकनात्मक अनुसंधान, अवलोकनात्मक सिद्धांत कहा जाता है, निर्देशन का सिद्धांत कहा जाता है, अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। किसके सिद्धांत को भैया? बंडूरा साहब। अवलोकन कह दे, अनुकरण कह दे, प्रेक्षणात्मक कह दे, सामाजिक अनुबंधन कह दे, कौन हो जाएंगे साहब? बंडूरा साहब हो जाएंगे। इन्होंने प्रयोग किया था बॉबी डॉल और जोकर पर प्रयोग किया था। और इनका जो सिद्धांत है वो मॉडलिंग पर आधारित है। और किस पर बल देता है? तो पोषण पर बल देता है। इनकी एक पुस्तक है भाई, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। आइए भाई, तो ये तो हुआ भाई बंडूरा साहब। आइए आगे देखते हैं। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या भैया? तो मूल्यांकन दो प्रकार से होता है भाई। एक तो होता है रचनात्मक, या इसी को कहते हैं संरचनात्मक, या इसी को कहते हैं निर्माणात्मक, या इसी को कहते हैं रूपात्मक मूल्यांकन। दूसरा कौन सा होता है? योगात्मक, और योगात्मक को कहते हैं संकलित मूल्यांकन। ये दो आपको रखनी है भाई याद। अब बात करें भाई रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है? यह संरचनात्मक मूल्यांकन का है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का है, और रूपात्मक मूल्यांकन का है। बात एक ही है भैया। अब इसमें होता क्या है? ये शिक्षण काल के में होता है, जो शिक्षण काल के दौरान होता है। ये शिक्षण काल के समय ही होता है भैया। छात्र की दक्षता का पता लगाया जाता है किससे भैया? रचनात्मक मूल्यांकन से। ये अनौपचारिक परीक्षण है भैया, मौखिक और लिखित दोनों तरीके से होता है। ये इकाई परीक्षण है ये, और इसे कहते हैं अवलोकन परीक्षण। क्या कहा जाता है इसे? अवलोकन। तो ये तो हुआ भाई कौन सा? रचनात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या भाई? योगात्मक मूल्यांकन क्या भैया? ये तो हुआ था शिक्षण के दौरान, लेकिन ये कब होता है? तो ये होता है जैसे शस्त्र परीक्षा कराते हैं अपने, अर्धवार्षिक परीक्षा कराते हैं, इसे कहते हैं मध्यावधि कहते हैं ना कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है या वार्षिक परीक्षाएं हैं। ग्रेड देना बच्चों को, छात्रों की उपलब्धि बताना भैया सत्र के अंत में किया जाता है। और छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करना इसका उद्देश्य है भाई। छात्रों का मूल्यांकन करते हैं ना, अंत में करते हैं। वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, शस्त्र परीक्षा होती है, त्रिमासिक परीक्षा होती है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाया जाता है, यानी कि अगली इकाई नहीं आएगी उससे पहले उसकी प्रगति का पता लगा लेंगे। तो अगली यानी कि जैसे शस्त्र परीक्षा कराएं उसके बाद जैसे
अर्धवार्षिक परीक्षा कराई, अर्धवार्षिक बाद त्रिमासिक परीक्षा होगी, तो पहली वाले अनुदेशन को पता कर लेंगे, तब उसके बाद दूसरी प्रगति का क्या होगा, पता लगाया जाएगा। तो ये था भाई योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि ये होता है किसको ग्रेड फेरेड देना भैया, और ये होता है उसका पता लगाना भैया। आइए नेक्स्ट आगे देते हैं। अगला क्या है भैया, सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था भाई, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। मानव, इन्होंने बताया था मानव का जो मस्तिष्क होता है एक बर्फ की चट्टान के समान होता है, और इन्होंने दो मॉडल बताई, कौन कौन सी भैया, तो एक था संरचनात्मक या गत्यात्मक मॉडल, और दूसरा कौन सा बताया था इन्होंने भैया, स्थलाकृति संरचना, स्थलाकृति संरचना और संरचनात्मक गत्यात्मक। अब इसका क्या होता है भाई, जो संरचनात्मक या गत्यात्मक है, मानव व्यक्तित्व के 3 भाग बताए इसमें, मानव व्यक्तित्व के 3 भाग बताए, यानी कि 2 मॉडल बताए, संरचनात्मक या गत्यात्मक या स्थलाकृति संरचना। तो जो संरचनात्मक गत्यात्मक था उसके अंदर 3 चीज आई, कौन कौन सी भैया, तो इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इड कहे या उपाय कहे या इदम कहे, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, ये मूल प्रवृत्ति का भंडार होती है, ये सुखवादी या आनंद या अचेतन अवस्था है। कैसी है भैया, आनंदवादी है, सुखवादी है, अपने सुख के लिए काम करना। अब दूसरा कौन सा होता है, अहम। अहम क्या होता है, ये कार्यपालक शाखा है, ये वास्तविकता पर आधारित है, ये संतुलनकारी शक्ति है, इसमें अपना संतुलन बनाने की कोशिश करता है भैया, अपना संतुलन बनाने के लिए। अगला परायम क्या है, इसमें नैतिकता के नियम बनाता है भैया, क्या बनाता है, नैतिकता के नियम। अब इन्होंने क्या कहा था, जो स्थलाकृति संरचना थी या मन की बात करें, तो इन्होंने मन की संरचना को 3 भागों में बांटा, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन या अवचेतन मन। तो चेतन मन, अर्धचेतन और अवचेतन मन। तो ये था भाई सिगमंड फ्राइड के बारे में भैया, इतना ही आपको रखना भी याद। आइए आगे देखते हैं। अगला है पियाजे साहब। पियाजे साहब, बच्चे और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया की निरंतरता होती है, इसको किसने बताया था, पियाजे साहब ने बताया था भाई। पुरानी और नई धारणा का अनुभव, पुरानी जो पुरानी है और नई धारणा में अनुभव बना लेना, तो ये क्या कहलाता है भैया, संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है, संतुलन। और पुरानी और नए ज्ञान में तालमेल बैठा लेना, यानी पुराना ज्ञान है और नए ज्ञान में तालमेल बैठा लेना, तो ये समायोजन कहलाता है। अब संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने अवस्था बताई थी 4, कौन कौन सी, संवेदीगामक अवस्था, इसकी उम्र थी 0 से 2 वर्ष भैया। इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तु शास्त्र का गुण विकसित होता है बच्चे के अंदर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष भैया। इसमें क्या करता है बच्चा, खेल खेलने लगता है, और खोज की अवस्था कहलाती है ये इन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्या है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं ठोस या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा संक्रिया का ज्ञान यानी कि बच्चे के अंदर संक्रिया का ज्ञान हो जाता है, तर्क करने लगता है, जिज्ञासा हो जाती है बच्चे के अंदर, और जैसे क्षेत्रफल जैसी धारणा भी इसमें यानी कि संक्रिया का ज्ञान हो जाएगा, जोड़ घटा गुणा भाग करने लगता है, इसमें मूर्त अवस्था के अंदर भैया। अमूर्त या औपचारिक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक अवस्था, इसमें क्या करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन करने लगता है, निगमनात्मक सोच आ जाती है। 11 से 15 वर्ष इसकी उम्र है भैया, और मूर्त वाले की 7 से 11 है। तो ये भी आपको याद रखना, जीन प्याजे से बस इतना ही आएगा भाई। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें भैया कि जो स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा भैया सूचना का गट्ठर, जो मानव मस्तिष्क के अंदर ही सूचना होती है, और ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम स्कीमा। और बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा एक अन्वेषण है, बच्चा एक खोज करता है। ये भी किसने बताया था, जीन प्याजे साहब ने बताया था। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आरटीई 2009, आरटीई 2009 ये अधिनियम आया, लेकिन लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष के अंदर। बस 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। 6 से 14 वर्ष की जो छात्र छात्राएं होती हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, 2009 में। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसमें होता क्या भैया, शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे पढ़ाएगा। कितने घंटे पढ़ाएगा, 45 घंटे पढ़ाएगा। शिक्षक का जो रेशियो कितना रहेगा, तो भैया 1 छात्र यानी कि 30:1, यानी कि 30:1 रहेगा। 30 बच्चों पर 1 छात्र रहेगा भैया, 30 बच्चों पर 1 छात्र रहेगा। यदि छात्रों की संख्या 200 प्लस हो जाती है, छात्रों की संख्या 2 से प्लस हो जाती है, तो अनुपात भाई 40:1 हो जाएगा। छात्र 40 हो जाएंगे, शिक्षक 1 ही रहेगा। कब, जब छात्र कितने हो जाएंगे, 200 प्लस हो जाएंगे। विकलांग छात्र की बात करें तो आरटी क्या बताती है, विकलांग छात्रों के लिए उम्र रखी गई थी, वो भैया 6 से 18 वर्ष रखी गई थी, 6 से 18 वर्ष। तो इतना ही रखना भाई, आरटी से संबंधित है भाई। नेक्स्ट आगे, एनसीएफ 2005 क्या कहता है भैया, तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बिना बोझ के अधिगम है भैया, बिना बोझ के अधिगम है। ये कहां से लिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति से लिया गया है भैया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यशपाल महोदय इसके अध्यक्ष थे। इसमें होता क्या है, तो गुणवत्ता के आयाम को बताया गया अध्याय 1 के अंदर, जो गुणवत्ता में क्या क्या आयाम लाए जाएंगे, तो उसको किसमें बताया गया, अध्याय 1 के अंदर बताया गया है। ये किस पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है भैया, स्वयं का अनुभव करने लगता, स्वयं का अनुभव करे बच्चा। सबसे बेहतर तरीका क्या है, करके सीखना या स्वयं का अनुभव करना। अध्यापक इसमें क्या होता है, सुगम करता होता है और सुविधा दाता है। अध्यापक क्या है, अध्यापक भैया सुगम करता है, सुविधा दाता है।
शिक्षा कैसी हो, जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए बच्चे को, यानी कि शिक्षा कैसी हो, जीवन से जोड़कर रचनात्मक क्रियाकलाप कराया जाए भैया, क्रिएटिव, बच्चा क्रिएटिव रहे, बच्चा कह रहा है क्रिएटिव रहे। और 10वीं कक्षा को इन्होंने क्या बताया था, वैकल्पिक या ऐच्छिक बनाया जाए, यानी कि 10वीं कक्षा की जो 10वीं कक्षा होती है उसको वैकल्पिक या ऐच्छिक बनाया जाए। व्यवस्थागत सुधार इस कहां बताया गया, तो जो व्यवस्थागत सुधार होते हैं ये अध्याय 5 के अंदर बताया गया है, एनसीएफ 2005 में। शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है भैया, और किसकी पहल पर बनाया गया, तो मानव विकास मंत्रालय की पहल पर इसे बनाया गया भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भाषाई कौशल। अब भाषाई कौशल क्या है, तो सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, LSRW। तो भैया सुनना और पढ़ना कैसे हैं भैया, दोनों ग्रहणात्मक है, और बोलना और लिखना कैसे हैं भाई, अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनात्मक है। और फिर लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। अर्थग्रहण होता है किसमें, सुनना और पढ़ने में क्या होता है, अर्थग्रहण होता है, और 4 कौशल अंदर संबंधित होते हैं। कौशल से बस इतना ही ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं, कोहल वर्ग। अब कोहल वर्ग के बारे में बात करें भैया, अगर आपको क्वालिटी वीडियो को कम दिखाई दे तो भाई उसको क्या करें, उसकी रेंज बढ़ा लें, कोहल वर्ग। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी रीट एग्जाम के लिए। कोहल वर्ग की बात करें तो इन्होंने 3 स्तर बताई थी, 6 अवस्थाएं बताई थी नेतृत्व विकास की। नेतृत्व विकास के बारे में बताया था कि इन्होंने कोहल वर्ग साहब ने। तो पहली थी पूर्व परंपरागत स्तर, इसके अंदर जो पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, इसके 2 स्टेज थी। पहली कौन सी थी, आज्ञा पालन दंड, यानी कि बच्चा अच्छा बुरा कार्य करेगा तो उसे आगे यानी कि दंड भी मिलेगा, और आगे का पालन भी करेगा तो उसे ना करेगा तो दंड मिलेगा। तो अच्छा बुरा कार्य कौन सी में हो जाएगा, पहले वाले में, पूर्व परंपरागत स्तर में। दूसरा परंपरागत स्तर, इसकी उम्र थी 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष उम्र थी इसकी। तो भाई इसमें क्या करता है, अच्छा काम करेगा तो उसे प्रशंसा मिलेगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे प्रशंसा मिलती है भैया। तो 6 से 9 वर्ष इसकी उम्र थी। अगला है भाई, अगला कौन सा आएगा भाई, अगला है भाई कारण सापेक्ष अभिविन्यास। कारण सापेक्ष अभिविन्यास, इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें, ये हमारा कौन सा है, ये देखें, एक एक को देखें, ये वाला, सॉरी ये होगा भाई ये वाला। जैसे परंपरागत स्तर, इसकी उम्र थी भाई 0 से 3 वर्ष, क्या थी उम्र, 0 से 3 वर्ष। अब इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे आज्ञा का पालन करेगा तो उसको भी अच्छा कहेंगे, ना करेगा तो बुरा कहेंगे, उसे दंड मिलेगा। तो ये था पहले स्टेज में, 0 से 3 वर्ष वाली उम्र में। अगला है कारण सापेक्ष अभिविन्यास। कारण सापेक्ष अभिविन्यास, 3 से 6 वर्ष इसकी उम्र थी। व्यक्तिगत फायदा होगा तो काम करेगा, व्यक्तिगत फायदा ना होगा तो नाम नहीं काम करेगा भाई। ये तो दूसरे वाले में। अगला है दूसरा परंपरागत स्तर था, इसकी उम्र थी 6 से 9 वर्ष। इसमें क्या होता है, प्रशंसा कब होगी, जब कोई लड़का या लड़की अच्छा कार्य करेंगे तो उसको प्रशंसा मिलेगी भैया। तो 6 से 9 वर्ष इसकी उम्र थी भाई। इसी के अंदर जो अगला स्टेज है, चौथा वाला अवस्था है, चौथी वाली, सामाजिक कानून व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, 9 से 12 वर्ष इसकी उम्र थी। इसमें बच्चा समाज को लक्ष्य मानता है, जैसे समाज में जो नियम कानून बनाएगा उनको समझता है यही नियम कानून है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो अगला है पश्चिम परंपरागत स्तर, तीसरा स्तर था इनका। इसकी भी 2 सब स्टेज थी, कौन कौन सी भैया, सामाजिक संविदा, 12 से 9 वर्ष इसकी उम्र थी। समाज को नहीं मानता बच्चा, इसमें समाज को नहीं मानता, कहता है कि समाज के जो नियम है वो बदले जा सकते हैं। जैसे पिताजी या माताजी ने कहा कभी आपको वहां नहीं जाना है, लेकिन बच्चा वहां जाएगा, जरूर देखेगा क्या होता है, क्योंकि वो जानता है कि समाज के कोई नियम कानून नहीं होते हैं, सामाजिक संविदा वाला होता है पश्चिम परंपरागत स्तर के अंदर। अगला है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक 16 से 18 वर्ष इसकी उम्र बताई थी भाई। इसमें बच्चा अमूढ़ चिंतन करने लगता है, अमूढ़ चिंतन करने लगता है। प्रश्न यहां से ही पूछ लेगा भाई। अगला है नैतिक विकास के बारे में किसने बताया था, तो भैया कोहल वर्ग ने साहब ने बताया था। ये जन्मजात नहीं है भैया नैतिक विकास, जन्मजात नहीं है भैया नैतिक विकास। नैतिक दुविधा, महिलाओं को इसमें भाग नहीं दिया गया था। नैतिक दुविधा क्या होती है, असमंजस की स्थिति में पड़ जाना भाई। और नैतिक तर्कना क्या होती है भैया, क्यों कैसे का प्रश्न करना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है भैया गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद क्या है भाई, इसको कहते हैं संपूर्ण आकार। क्या कहा जाता है इसे, संपूर्ण आकार कहा जाता है। ये किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है भैया। अब इसके बारे में इसका प्रतिपादन किसने किया था भाई, तो बर्दीमर ने किया था। प्रयोग साहब कोहलर साहब ने किया था। प्रयोग इस पर किसने, कोहलर साहब ने किया था। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी वनमानस पर किया था। कोहलर ने क्या बताया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या अवयवीवाद का सिद्धांत किसने बताया था, कोहलर साहब ने बताया था भैया। कोहलर साहब कहते हैं कि बच्चे के अंदर सूझ अचानक आती है। सूझ अचानक क्या आती है, सूझ अचानक आती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे ना होकर अचानक होती है, किसने बताया था, कोहलर साहब ने बताया था। और कुट लेविन का क्षेत्र किसने बताया था भैया, यानी कि सॉरी क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने बताया था, कुट लेविन साहब ने बताया था। क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने बताया था, तो कुट लेविन साहब ने बताया था। ये भी आपको ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं, अधिगम अक्षमता विकार क्या होती है भैया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, इनमें से आ जाएगा भैया प्रश्न। तो डिसलेक्सिया क्या भैया, तो पढ़ने विकार संबंधी है, यानी पढ़ने से संबंधित है भैया। डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया क्या भैया, गणने से संबंधित विकार है। अफेजिया क्या है, भाषा संबंधी विकार है भाई। डिसलेक्सिया
पढ़ना, डिस्ग्राफिया लिखना, डिस्कैलकुलिया गणना, अफेजिया भाषा संबंधी। अब जो डिस्लेक्सिया की बात करें तो ये मस्तिष्क की संरचना में विभेद नहीं कर पाना, ये भी डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आता है। और मस्तिष्क की संरचना में विभेद ना कर पाना, ये पढ़ने के अंदर भी आता है, ये डिस्लेक्सिया के अंतर्गत भी आता है। और ये इससे स्वालीनता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वालीनता भी कहा जाता है। ये अधिगम अक्षमता बेकार है, स्वालीनता। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? वंशानुक्रम सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भाई बीज कोष की नियम का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीज जाता है। समानता का नियम, समानता का नियम क्या होता है भाई? जैसे माता पिता वैसे ही संतान। विभिन्नता का नियम, कुछ जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे, लेकिन कुछ भिन्न हो, कुछ तरीके से भिन्न हो तो इसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत का, जैसे माता पिता वैसे बच्चे ना हो तो प्रत्यागमन का सिद्धांत भाई। अर्जित गुणों का सिद्धांत, यानी कि माता पिता से जो पूर्व जो होते हैं उनसे अर्जित जो गुण होते हैं उसे कहते हैं अर्जित गुणों का सिद्धांत। अब मेन काम तो यहां से आएगा मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। प्रयोग किया था इन्होंने मटर पर। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। आनुवंशिकी और वातावरण क्या है? ये प्रकृति पोषणवाद है भाई। क्या? प्रकृति पोषण है। रॉस ने एक परिभाषा बताई थी, वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसकी परिभाषा है? ये रॉस महोदय की परिभाषा है भाई। आगे हम बात करें लिंग निर्धारण किससे होता है? तो लिंग निर्धारण पिता से होता है। और 21वीं ट्राइसोमी जो गुणसूत्र होता है कम हो जाता है तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े पूछे तो 23 जोड़ी होते हैं। वंशानुक्रम क्या है? विकास क्या है? विकास क्या है? तो विकास भैया वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। यानी विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है। किसने बताया था? वुडवर्थ ने बताया था। आइए भी नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भैया? अगला कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर। अब हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर को कहा जाता है बहुबुद्धि का जनक। हार्वर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि का जनक कहा जाता है। 7 प्रकार की बुद्धि थी। कितनी भैया? 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। एनसीईआरटी ने 8 माना है भाई। बुद्धि के प्रकार कितने माने? 8 माने हैं। और 2000 में 9 भाग हो गए इसकी बुद्धि के। तो पूछ ले एनसीईआरटी के द्वारा 8 भाग और भैया वैसे 1983 में 7 भाग और 2000 में कितने? 9 भाग है। तो हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था भाई। तो कौन कौन सी भैया? तो शारीरिक, संवेदी, देहिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि कहे, संवेदी बुद्धि कहे, देहिक बुद्धि कहे, एक ही बात है। जैसे शरीर की बात करें तो खिलाड़ी, धावक, नर्तक में कौन सी शारीरिक बुद्धि होती है? भाषागत बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि अनुवादक या कवि में होती है, जो ट्रांसलेटर होता है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर तो दूसरों की इच्छा समझना, या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या होती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है। अंता व्यक्तित्व बुद्धि किसमें होती है? अंतः व्यक्तित्व, जिसमें गहरी सोच हो, जैसे मूर्तिकार या पक्षतावा, यानी पछतावा में क्या होना? भेद होना। पछतावा में भेद होना, तो ये भी अंतर व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तार्किक या गणितीय बुद्धि किसमें होती है? तो जो बैंकर होते हैं, ये लेखपाल होते हैं, इनमें तार्किक लॉजिकल बुद्धि होती है भैया। देशिक या स्थानिक बुद्धि क्या होती है भाई? ये नाविक और पायलट में देशिक स्थानिक बुद्धि होती है। संगीत में बुद्धि जैसे गायक वगैरह होते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि किसान और शिकारी में होती है भैया। अस्तित्ववादी बुद्धि किसमें होती है? साधु संतों में होती है। और स्पीयरमैन ने बुद्धि के कारक बताए थे, जी और एस। जी सामान्य होता है, एस विशिष्ट होता है, और सामान्य यानी कि जो जी वाला होता है वो जन्मजात है। तो ये थे बुद्धि के प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? थॉमसन साहब क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का कारण निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। प्रत्येक व्यक्ति का कारण निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। ये बात किसने बताया था? थॉमसन साहब ने बताई थी। यह प्रतिदर्श या न्यायादर्श का सिद्धांत किसने दिया था भैया? थॉमसन साहब ने दिया था। उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती है? तो जैसे वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता, यथार्थता, व्यवहारिकता, समग्रता और व्यापकता, ये उत्तम परीक्षण की विशेषता है। विश्वसनीयता क्या है भैया? तो प्राप्तांकों की बारंबारता करना, प्राप्तांकों को बारंबारता यानी कि बिल्कुल सटीक समान होना, ये विश्वसनीयता होता है भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया था भाई? तो आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सिद्धांत बताया था। आवश्यकताओं पर आधारित है कौन भैया? अब्राहम मैस्लो साहब है भाई। तो इन्होंने बताए थे कौन कौन से? देहिक, शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम, स्नेह या सम्मान या आत्मसिद्धि। यानी कि सर्वप्रथम हमें भाई शरीर के लिए देखभाल के लिए खाना पीना चाहिए, उसके बाद भैया मकान चाहिए सुरक्षा लेने के लिए, फिर भाई हम अपने परिवार से स्नेह करेंगे, उसके बाद हम परिवार में ये स्नेह करेंगे तो हमारा भाई हमें आवश्यकता होगी किसकी भैया? मान सम्मान की। बाद में अंतिम में क्या होगी? आत्मसिद्धि। तो ये भी आपको याद रखना है क्रम से भैया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? हिलगार्ड। अब हिलगार्ड की बात करें भाई, हिलगार्ड ने क्या बताया था? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चर बताए थे हिलगार्ड साहब ने। कितने? 3 चर बताए थे। कौन कौन से? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो भाई स्वतंत्र होता है अध्यापक, आश्रित होता है छात्र, मध्यस्थ होता है पाठ्यक्रम। ये भी आपको याद रखना है। इनकी एक परिभाषा है,
स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम होता है तो ये हिल